क्लास में डिस्कस किया था पावर प्लांट के बारे में हम लोग, तो मैंने एक बात बताई थी कि जितने भी पावर प्लांट है, ठीक है, और अगर सोलर पैनल को छोड़ दिया जाए तो सबका क्या है, वर्किंग सेम है, ठीक है। जैसे कि आप जैसे बात कर रहे हो ना कि आप जैसे बात कर रहे हो कि टरबाइन चलाना, क्योंकि देखो सबका कॉन्सेप्ट एक ही है कि आप टरबाइन को कैसे चलाते हैं, ठीक है। या तो आप इंटरनेट विंड से चलाओ, हाइड्रो से चलाओ, या तुम, क्योंकि सबका मेन मोटो क्या है, द मेन मोटो इज द हाउ टू रोटेट द टरबाइन, ठीक है। द प्रोसेस विल बी डिफरेंट, है ना। द प्रोसेस कैसे डिफरेंट होगा, बस ये है कि आपका जो ये स्टीम देखो यहाँ से लेके ये जो बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके ये कंडेंसर और कूलिंग टावर, ये सारे के सारे क्या है, ये सबका सेम है। मतलब कि हाइड्रल का, थर्मल का और न्यूक्लियर का। विंड में क्या होता है कि विंड में कंडेंसिंग का और कूलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। विंड में क्या होता है कि ये टरबाइन है और ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या होता है, विंड में कॉमन होता है। अब देखो ये क्या न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा नहीं है कोई चमत्कारी चीज है, इसे कुछ अलग सा चीज है। न्यूक्लियर रिएक्टर वही काम करता है जो थर्मल का काम करता है। अंतर क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, जो हमारा 256 जो यूरेनियम होता है, उसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर जनरेट होगा, न्यूक्लियर से हीट जनरेट होगा। हीट क्या है, देखो ये हीट लगा हुआ है यहाँ पे, क्या हीट एक्सचेंजर है। ये हीट एक्सचेंजर कुछ नहीं है, एक बॉयलर है, ठीक है। यहाँ पे समझ लो ये इमर्सन रॉड होता है ना, इमर्सन रॉड कैसे होता है कि पानी के अंदर हम लोग इमर्सन रॉड डाले हैं, तो इमर्सन रॉड क्या करता है, पानी को हीट कर देता है। इससे प्रोसेस यहाँ भी है। जैसे हम लोग घर में, अगर तुम लोग घर में यूज करते होगे वाटर हीटर, जो इमर्सन रॉड अलग चीज हो गया, वो तो एक्सटर्नल रहता है। तो वाटर हीटर क्या करता है, एक हमारे पास एक छोटा सा टंकी रहता है, और टैंक में क्या होता है कि ऑलरेडी इनबिल्ट क्या रहता है, उसमें इमर्सन रॉड टाइप से कुछ डाला रहता है, और फिर वो क्या कंट्रोल करता है कि आप कैसे कंट्रोल करें। सेम यही चीज हीट एक्सचेंजर यही है। ये क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, हीट को ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे क्या पानी है, यहाँ क्या है, पानी है। इस पानी को क्या करोगे हम लोग, जो ऑलरेडी वाटर ट्रीटमेंट जो केमिस्ट्री में पढ़े थे, वैसे वाटर ट्रीटमेंट करके इस पानी को क्या करेंगे हम लोग, उसमें डाल देंगे। कहीं से एक्सटर्नल सोर्स आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ से क्या करेगा, ये हीट से यहाँ से क्या आएगा आपको, ये स्टीम आएगा, हीट, सुपर हीटेड स्टीम। जो मैंने बताया था सुपर हीटेड स्टीम क्या था, जिसका टेम्परेचर क्या वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए तो वो सुपर हीटेड स्टीम हो जाता है। सुपर हीटेड आइस का मतलब क्या हो गया, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए तो वो सुपर हीटेड आइस हो जाता है, मतलब पानी, ठीक है। तो वैसे ही सुपर हीटेड हो गया कि मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है कि पानी क्या होता है, गैस में ट्रांसफर होता है, यानी कि स्टीम में ट्रांसफर होता है। लेकिन उस स्टीम का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर टरबाइन के लिए यूज करेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपका टेम्परेचर का रेंज कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली जो हम लोग टेम्परेचर जो यूज करते हैं वो कितना था, 550 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस देन 556, लेस देन 600 सेंटीग्रेड था। और उसका जो रिलायबल या टॉलरेंस जो था, जो कितना टेम्परेचर तक वो टॉलरेट कर सकता है। देखो कोई अपना ऑन किया स्पीकर बंद करो, देवराज लोधी। तो वो क्या करेगा, हमारा टेम्परेचर को उतना टेम्परेचर तक वो क्या करेगा, वो सहन करने का क्षमता है, ठीक है। ये वॉल्व वही है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे टरबाइन में पढ़े थे, ये वॉल्व क्या करेगा, ये वॉल्व यहाँ गया और वॉल्व से ये घूमता, वॉल्व से, ठीक है। ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व जो है, इस वॉल्व से क्या होगा, हमारा कंट्रोल होगा टरबाइन का जो पंखा होता है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वही है, ठीक है। और ये कंडेंसर वही हो गया जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कंडेंसर क्या करता था, यहाँ जो पानी जो यूज हुआ है टरबाइन में, जो आने के बाद जो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो पानी क्या करेगा, कंडेंस करेगा, और ये पंप के हेल्प से क्या करेगा, फिर से इसको उसी बॉयलर में ट्रांसफर कर देगा। ये हो गया, ये अल्टरनेटर हो गया। ये वोल्टेज को क्या करेगा, वोल्टेज को मैनेज करने के लिए अल्टरनेटर यूज करते हैं। जो भी ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर से जो भी लोड को ट्रांसफर करेंगे, जैसे हम लोग जो जनरेट कर रहे हैं बिजली, वो 32,000 वोल्ट रहता है, 32,000 वोल्ट को 11,000 वोल्ट में या 440 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या लगा हुआ है, ये अल्टरनेटर और ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तुम लोग पढ़े होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वही है।
ये कूलिंग टावर वही है जो पानी को ठंडा करे और रिसाइकलिंग करे, रिसाइकलिंग करके फिर वापस वही भेज देगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस में कहाँ है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे के सारे ऑलरेडी हम लोग क्या हुआ पढ़ चुके हैं, और हमें क्या पढ़ना बस न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यही डायग्राम बनाओ, नेट से देखना और ही क्लियर डायग्राम आएगा, उस डायग्राम को देखो और बनाओ एक एक पार्ट का। टरबाइन क्या है, कंडेंसर क्या है, और पॉइंट्स दे देना सबका पॉइंट्स होगा। क्या फर्स्ट पॉइंट होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्टर, फिल्टर पंप क्या है, ये फिल्टर और पंप क्या है इसके बारे में करोगे। फिल्टर क्या है, फिल्टर जस्ट लाइक हमको लगता है कि ये जो फिल्टर क्या करता, फिल्टर इज द डिवाइस वी फिल्टर द अनवांटेड थिंग्स। ठीक है, अनवांटेड थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। जैसे घर में हम लोग यूज करते हैं फिल्टर चलनी, आटा चालने के लिए चलनी यूज करते हैं, या जो भी किसी काम के लिए चलनी यूज करते हैं, या हम लोग उसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो उसको रिसाइक्लिंग बोलेंगे। जैसे कि हम लोग कभी देखते हो घर में और कंक्रीट जहाँ पे घर पे काम होता है राजमिस्त्री का, वहां पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक चलनी रहता है जिसमें बालू को हम लोग क्या करते हैं, चालते हैं। एक्चुअली बालू को चालना एक सिंपल मैन कहेगा कि हाँ बालू को हम चाल रहे हैं, लेकिन एक इंजीनियर बोलेगा रिसाइजिंग ऑफ द सैंड। रिसाइजिंग ऑफ द साइड मतलब ये हुआ कि आपका जो फिल्टर है, जो चलनी है, उसका जो साइज है उसी साइज का क्या होगा, कंक्रीट या जो बालू है वो क्या करेगा, उसको पास करेगा। बाकी जो रिमेनिंग जो साइज का रहेगा वो क्या करेगा, उसको पास नहीं करेगा। तो जस्ट लाइक वो फिल्टर हो गया। तो हम लोग चलनी यूज करते हैं वो फिल्टर ही है क्या, रिसाइजिंग ऑफ द मटेरियल। ठीक है, फीड वाटर पंप वही हो गया। देखो ये जो होता है ना, इसको एक्चुएटर बोलते हैं, वॉल्व टाइप से हो गया। जैसे घर में हम लोग यूज करते हैं ना, घर में जैसे कि नल को टैप हो गया, फिर टैप टाइप से रहता है, लेकिन इसको इंजीनियरिंग टर्म में उसको एक्चुएटर बोलते हैं, जो एक्चुअल में एक्चुएट कर दे, नेचुरल वैल्यू उसको चेंज कर दोगे एक्चुएटर। वॉल्व हो गया, वॉल्व के बारे में डायग्राम बना दो थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन कर दो। टरबाइन, कूलिंग टावर, ये हो गया। ठीक है, देखो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट वही है। ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर का ब्लॉक। न्यूक्लियर रिएक्टर का ब्लॉक क्या हो गया कि आपके पास एक न्यूक्लियर ब्लॉक लगा हुआ, कंट्रोल रॉड हो गया, ये यूरेनियम हो गया, यूरेनियम 256 शायद वो है उसका, शायद एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 256 उसका एटॉमिक नंबर होता है यूरेनियम का। तो आपका यहाँ क्या होगा कि ये न्यूक्लियर क्या हो गया, फ्यूजन होगा, फिजन होगा, फिजन होगा। फ्यूजन में क्या होता है, चिपक जाता है, दूसरे में सट जाता है। फिजन में क्या होता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट में अलग होता है, फिजन। न्यूक्लियर फिजन यहाँ प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस में देखो ये हो गया वही जो हम लोग हीट एक्सचेंजर देखे थे, उसी का ये हो गया। यहाँ वाटर से क्या हो रहा है, स्टीम जा रहा है, यहाँ वाटर इनलेट हुआ, इनलेट होने के बाद यहाँ आउटलेट हो रहा है। तो स्टीम इसलिए हो रहा है कि स्टीम का डेंसिटी क्या होता है कि वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है। तो डेंसिटी जब कम होगा तो क्या होगा, स्टीम ऊपर क्या करेगा, ऊपर की सतह पे क्या करेगा, वो क्या कलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से स्टीम जो है, जो नेक्स्ट लेवल है, जो बॉल और टरबाइन से उगते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये बस हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बस यही इंपॉर्टेंट है कि आपका न्यूक्लियर देखो कितना आसान है, पूरे जो एनर्जी सोर्सेज को पढ़ना कितना आसान है। आप क्या करो, टरबाइन और स्टीम तक सबका सेम है, डायग्राम भी सबका लगभग सेम है। बस करना क्या है, फर्स्ट पार्ट में न्यूक्लियर लगा दो तो न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, हाइड्रल लगा दो तो हाइड्रल एनर्जी हो गया, थर्मल लगा दो तो थर्मल एनर्जी हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है पूछो। एनी डाउट? नो सर। देखो ये जो डायग्राम जो भी दिख रहा है ना, ये वीडियो दिख रहा है क्या लैपटॉप पे मेरा? यस सर। ठीक है, देखो ये वीडियो जो मैं लास्ट अभी वीडियो जो ब्लॉक डायग्राम दिखाया था कि यहाँ से कैसे स्टीम यहाँ से जनरेट हो रहा है और यहाँ से वाटर है, देखो इसमें बड़ा बढ़िया दिखा रहा है। कैसे हम लोग बता रहे थे ना, इसमें क्या एनिमेटेड कर दिया है। तुम लोग बार बार बोलते हैं कहीं भी हम लोग को, तो एक डमी टाइप का, ये डेमो टाइप से हमेशा दिखना चाहिए कैसे उसके अंदर काम करता है ना। तो यहाँ देखो ये टरबाइन है, यहाँ से स्टीम जा रहा है और स्टीम के अगर टरबाइन घुमा रहा है
और यहाँ टरबाइन से यहाँ क्या लगा हुआ है, ये टरबाइन से यहाँ रोटेटर ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, ये डायनेमो लगा हुआ है, वो क्या करेगा, यहाँ से बिजली को जनरेट करेगा। देखो देखो स्टीम यहाँ से जा रहा है। और एक बात और, 1 किलो यूरेनियम जो होता है ना, 1 किलो यूरेनियम जितना एनर्जी जनरेट करेगा ना, उतना 400 टन अगर कोई कोल को जलाएंगे, 400 टन, एक टन में 20 केजी होता है ना सर, 20 केजी गुने 400, तो मतलब कि 8000 किलो, 8000 किलो अगर कोल को तुम जलाओगे और 1 किलो यूरेनियम जलाओगे, तो दोनों में जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा इक्वल निकलेगा। और देखो 8000 किलो अगर तुम कोल को जलाते हो, तो 8000 किलो कोल जलाने से कितना तुम्हारा स्मोक पैदा होगा, कितना धुआं निकलेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इस सारे मामले जो है न्यूक्लियर में होता नहीं है। न्यूक्लियर में प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो वेस्ट निकलता है, अब जानते हो एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो उसका जो वेस्ट होता है ना, उसका वेस्ट को भी हम रीयूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अभी प्रेजेंट में जो टेक्नोलॉजी है, जो यूरेनियम का जो वेस्ट होता है, उसका यूज हम लोग बहुत प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, इसलिए सारे वेस्ट को रखा जाता है कहीं पर। उसको अगर साइंटिस्ट लोग वो सर्च कर रहा है कि आने वाले किस समय पे अगर उस वेस्ट से भी कुछ मटेरियल बना लें तो वो यूज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मन में आ रही है कि जो हम लोग न्यूक्लियर बम बनाते हैं, ये न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पैदा होती है, वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है यूरेनियम का। इंडिया में क्या होता है, यूरेनियम नहीं होती है। इंडिया में होता है, कौन सा होता है, यूरेनियम होता है और लिथियम नहीं, लिथियम नहीं। एक मिनट रुक जा, बताता हूँ मैं। न्यूक्लियर बेथियम भी कुछ होता है, थोरियम। हाँ याद दिया हुआ है, थोरियम। थोरियम इंडिया में जानते हो क्या होता है? थोरियम होता है, जो कि विदेश में कहीं नहीं होता है, बहुत कम संख्या में होता है थोरियम। नाम इसका रहा है, सबसे ज्यादा केरला में, झारखंड में, बिहार में थोरियम पाया जाता है, समझे। ये हमारा बेल्ट हो गया, तो थोरियम का बेल्ट। थोरियम जो है ना, वो थोरियम क्या है कि समझ लो कि थोरियम क्या होता है कि उतना प्योर क्वालिटी नहीं होता। अब बात आ रही है कि हम जो न्यूक्लियर वेपन जो यूज करते हैं और जो हम क्या बोलते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस, दोनों में क्या कच्चा जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल क्या यूज करेंगे। तो उसमें क्या है कि जो न्यूक्लियर जो बम जो बनाते हैं ना, तो उसमें प्यूरिफाइड प्योरली यूरेनियम यूज करते हैं। और जो हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं ना, उसमें क्या क्या अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इक्विपमेंट बनाते हैं, मतलब कि बम बनाते हैं, तो उस केस में आपका यूरेनियम क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्योर होना चाहिए। ठीक है, वो प्योर होना चाहिए। ये एक बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब बात आ रही है कि ये जो यूरेनियम है, इस यूरेनियम से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और तो इसके बाद 2-3 पॉइंट्स लिख देना कि कौन कौन सा दुर्घटना घटा है यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ गूगल पे जाना है, गूगल अगर से पूछना है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे विकिपीडिया दिया रहेगा, यहाँ पे ये देखो विकिपीडिया दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखो, इसमें क्या करना है, हिस्ट्री देख लेना क्या है, इकोनॉमिक्स में कितना फर्क पड़ता है, सेफ्टी एंड एक्सीडेंट। देखो आज के डेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में सक्सेस क्यों नहीं है, ड्यू टू द सेफ्टी एंड एक्सीडेंट्स। देखो एक्सीडेंट बहुत कम है, बहुत कम, 4 या 5 ही है, लेकिन क्या है कि इसका जो एक्सीडेंट होता है वो काफी मतलब कि खतरनाक रहता है। इसलिए क्या डेंजरियस रहेगा, इसलिए क्या कि उसको हम लोग इसका इंडिया में हमेशा विरोध होता रहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जानते हो सबसे है कि जो उसका जो जनरेशन जो होता है ना, वो 10 पैसा या 15 पैसा ही पर यूनिट का खर्च आता है, मतलब प्रोडक्शन में, एज कम्पेयर टू द हाइड्रल और जो भी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है न्यूक्लियर का, उसका मेंटेनेंस, उसका सेफ्टी, उसका एक्सीडेंट, उसका पावर प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पावर प्लांट को रखना, उसका खर्चा, बस यही है। बाकी जनरेशन में इससे सस्ता कोई नहीं है, समझे। अभी हमारे इंडिया में एक महाराष्ट्र में आया था, एक मिनट बताता हूँ,
न्यूक्लियर पावर प्लांट जो काफी विवाद में रहा, पावर प्लांट इन महाराष्ट्र। तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर ये गवर्नमेंट का है। एक और जो जिसको बंद कर दिया गया, विदेशी था कंपनी, उसको बंद कर दिया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग करते हो सब्जेक्ट है, इसको तुम अगर पढ़ो ना तो इसमें सारा डिटेल्स बता देगा। मैं बताता हूँ, वो क्या उसका नाम था, अमेरिकन कंपनी था, उसको बाद में बंद कर दिया गया। मेरे एक्चुअली मेरे दिमाग में नाम आ रहा है, वो आ नहीं रहा, रिएक्टर देवराज जो है हमेशा अपना आवाज क्यों खोल दे रहा है। मुझे मिल नहीं रही है, वो बताएंगे तुमको। उसमें आप देखो क्या था, उसमें क्या कि जो पर्यावरण जो वक्त रहता है, पर्यावरण भी रहता है लोग, जो कि एक तरह का सो कॉल्ड सोशल वर्कर रहता है लोग। इसमें बहुत सारे, एक तुम देखते हो कि बार बार जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में सक्सेस क्यों नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। कुछ रीजन में डिस्कस करूंगा, मेरा एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे। उसका अंदर क्या होता है, जैसे तुम देखते होगे कि बड़े बड़े ये जो प्रोटेस्टर हैं, जो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, उसके पीछे सब जगह एक विदेशी मीडिया या विदेशी ताकत रहती है। वो कभी नहीं चाहते कि इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट बने। न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने से क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा ना, उसका कॉस्ट लगभग 15 पैसे या 10 पैसे पर यूनिट होगा। तो मान लेते हैं उसको ट्रांसमिट करते करते, अभी सबसे ज्यादा से मैं यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की स्टेट की बात करूँ तो सबसे ज्यादा अगर बिजली महंगा है तो मध्य प्रदेश में, सबसे सस्ता जो है वो बिहार में है, ठीक है। और लगभग 3 या 4 रुपए पर यूनिट है, यहाँ पे क्या 7-8 रुपीज पर यूनिट है। लेकिन न्यूक्लियर जो जनरेट करता है ना, वो 15 पैसा या 10 पैसा पर यूनिट जनरेट होता है। तो कंपनी उसको 1 रुपया 2 रुपया भी बेचती है, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और आम पब्लिक को भी प्रॉफिट होगा। जो लेकिन क्या है कि इससे प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि अगर इंडिया में हर जगह बिजली आने लगे, जैसे अभी प्रेजेंट में क्या है कि रीवा है, रीवा में हमारा जो 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 तुम्हारा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, सोलर पावर प्लांट जो लगा हुआ है, वो सोलर पावर प्लांट से क्या होगा कि हमारे पास जनरेट होगा बिजली, तो हमारा डेवलपमेंट होगा। तो उस डेवलपमेंट को कैसे इंडिया को डेवलपमेंट ना हो, इसलिए क्या होता है कि जो विदेशी ताकतें रहती हैं वो बोलती है भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ मत लगाओ, ये हंगामा करेंगे, ये करेंगे, वो 10 तरह का बहाना करेंगे और विदेशी फंडिंग लेके। जैसे एक बड़ा ही नामी गिरामी तुम सुने होंगे, क्या नाम है, अरे नाम ही मिस कर जाता हूँ, कोई मेघना करके है, मेघना करके कोई एक सोशल वर्कर है जो आज दिन कुछ ना कुछ करते रहती है। जैसे कि सिंगूर में जो तुम्हारा महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल में जो टाटा नैनो का फैक्ट्री जो लगा था, टाटा नैनो फैक्ट्री फेल क्यों हो गया? टाटा नैनो की फैक्ट्री इसलिए, टाटा नैनो गाड़ी फेल इसलिए हो गया कि समय से पहले क्या हुआ, उसका हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि सिंगूर में जो वेस्ट बंगाल में जो लगा था, तो वहां पर राजनीतिक कारण के कारण उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। इससे लाखों हजारों लोग को नौकरी तो गया, साथ में टाटा नैनो गाड़ी भी फेलियर हो गया। ये सब राजनीतिक परपंच चलते रहता है, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियर वाला हो गया, तो मुझे लगता है चैप्टर 1 का एंड हो गया, समझे। अब हमारा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। चैप्टर 2 है, कहाँ गया किताब, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 में लगभग सब खत्म हो गया। न्यूक्लियर सोर्सेस देख लेना तुम लोग अपने से, क्या है न्यूक्लियर सोर्सेस। जैसे थोरियम हो गया, न्यूक्लियर यूरेनियम हो गया,
तो उसका स्ट्रक्चर देख लेना, उसका एटॉमिक नंबर देख लेना, उस बारे में उसका कैसे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो उसको देख लेना है वो किताब में या नेट से। फॉसिल फाइल हो गया, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो गया, हाइड्रोजन, जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गया, ये सारे के सारे हमारे खत्म हो गए। अब चैप्टर 2 के बारे में देख रहे हैं, सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ठीक है, तो कल के क्लास में देखेंगे हम लोग, क्योंकि मिड सेमेस्टर में आएगा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में, लेयर्स में। मुझे लगता है ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और जो लड़के अगर चाह रहे हैं पहले से जानना कैसे बादल बनता है, बादल कैसे बनेगा, तो बादल के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग बार बार ये चीज को देखते हैं, बादल बनता कैसे, कैसे बादल से बारिश होती है, क्यों बारिश होती है, कहाँ से बादल आता है, टेम्परेचर, अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है तो बादल आ जाती है। कभी कभी हम सुनते हैं कि मानसून आ रही है, मानसून चल दी है, मानसून इस डेट को यहाँ पहुंचेगी। सब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, कैसे क्या होता है, तो इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है।